वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अगर हम देखें कि हमारे पास एक फोर्स जो है वो हमें बॉडी के अंदर पुल या पुश जो है वो प्रोड्यूस करने के काम आती है, या फिर उसको पुल करती है या पुश करती है, ठीक है। यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक। यानी कि अगर कोई हमारे पास बॉडी है जिसका मास, हाँ, इससे पहले तक जो है उसमें अगर हम देखें तो फोर्स अगर उसके ऊपर अप्लाई की जाए तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि अगर हम फोर्स की वैल्यू देखें तो हमें सेकंड लॉ से पता है चलता है कि वो F = ma के बराबर आती है, ठीक। अब ये जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले तक जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन की बात की हुई है, यानी कि जिसे हम ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, कि यानी कि एक डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ में जो एक्सेलरेशन बॉडी प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे पास एक वो फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे एक्सर्ट होती है कि जो उसको उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को जो है वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उसको बेंड कर देती है कि वो सर्कल में जो है वो मूव करना शुरू कर जाए, ठीक। जिस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ इस केस में आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे स्ट्रिंग को मैं जो है मूव कराना शुरू करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो वो फोर्स जो कि मैं उसके ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में उसके ऊपर जो लगा रही हूँगी, एक मैकेनिकल में पुल जो उसके ऊपर लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, वो बेसिकली इसको जो है वो मूव कराएगी इन द सर्कुलर पाथ। और वो जो पुल है हमारे पास वो बेसिकली क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, ठीक है। और जो इसकी इस पॉइंट पे यानी कि अगर वो सर्कल में मूव करती है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो अलोंग द टेंजेंट होती है। और हम जानते हैं कि हमारे पास टेंजेंट जो है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ टेंजेंट का, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट पे कोई लाइन जो है वो टच करे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो अलोंग द टेंजेंट जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी तरह जैसे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो बेंड करती जाएगी, उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो चेंज होती जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ शो कर रही हूँ कि हर पॉइंट पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन बन रही है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट बन रही है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो वेरी करेगी, यानी कि वो अलोंग द टेंजेंट जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। और जब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि वो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मैंने लिख दिया, क्योंकि डेल्टा v जो है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम के लिहाज से जो हम नोट कर रहे हैं, ठीक। मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा और क्लियर वे में जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर मैं देखूं कि ये इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि इसका सेंटर पॉइंट है, जिसे मैंने ए से डिनोट कर दिया है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक। जिसे मैंने ए से डिनोट किया और बी बन जाएगा जिस सर्कल के यहाँ पे जो है वो बॉल, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बॉल थी जिसको मैंने एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी कि सेंटर से एंड पॉइंट तक वो हमारे पास क्या है, स्मॉल आर से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। और जो कि इस सर्कल का बेसिकली रेडियस भी बन जाएगा जिस सर्कल के अराउंड वो बॉडी मूव करी होगी। अब ए पॉइंट पे मतलब कि ए उसका सेंटर है, बी पॉइंट पे वो बॉडी जो है इनिशियली एग्जिस्ट कर रही थी, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद बेसिकली वो सी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक। और उस टाइम जो है उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं अलोंग द टेंजेंट जो है वो ग्रीन वेक्टर से शो की गई है, v2 है। और बी पॉइंट पे जो उसकी जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो v1 से डिनोट की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल जो यानी कि जिस तरह से यहाँ मैं दोबारा बना देती हूँ कि ये हमारे पास सर्कल है, और अगर एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो टेंजेंट की जो लाइन होती है वो हमेशा रेडियस से, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है उसके ऊपर क्या होती है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का साइन मैंने डाल दिया, परपेंडिकुलर होंगे v1 पे, और इसी तरह ए सी जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा v2 पे, ठीक है। यानी कि ये दोनों रेड लाइन से शो की गई है, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक। अगर मैं ये एंगल कहती हूँ कि एंगल जो है ए बी सी को मैंने एंगल थीटा से डिनोट कर दिया, यानी कि एंगल यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि एंगल ए बी सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, बल्कि इसको इस तरह से हम नहीं लिखते बल्कि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि बी ए सी जो मेरे पास एंगल है स्टूडेंट्स वो मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। मैंने उसको वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसे सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और दूसरा हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है सेंटीमीटर फोर्स की वजह से उसकी क्या वैल्यू होगी, यहाँ बनानी है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने ए बी जो है, ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है
v1 के, ठीक है। और v1 वेक्टर यानी कि v1 हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सॉरी एक वेक्टर है हमारे पास, और वेक्टर को मैंने यहाँ जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यही वाला वेक्टर उठा के यहाँ बना दिया है, जिसे मैंने v1 लिख दिया है। और उसको मैंने और इसी तरह मैंने ये जो v2 वेक्टर था स्टूडेंट्स मेरे पास, जो कि AC लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, उसको मैंने जो है यहाँ बना दिया है, PR लाइन से शो किया है, और वो v2 वेक्टर के बराबर है। यानी कि बिल्कुल यही वाले वेक्टर्स मैंने उठा के जो है यहाँ कंबाइन किए। और बाय हेड टू टेल रूल, यानी कि हेड टू टेल रूल में क्या है कि जब आप हेड कंबाइन करते हैं किसी टेल के साथ और उससे आप एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर जो इस ट्राइंगल का निकला है वो डेल्टा V निकला है, और उसको मैंने खुद ही से डिनोट किया कि ये मेरे पास डेल्टा V के बराबर आ गया, ठीक है। डेल्टा V जो है वो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल बनाऊं, यानी कि PQR ट्राइंगल को मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास PQR ट्राइंगल है, जो कि मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ कि ये हमारे पास वेक्टर जो है ये हमारे पास P है, और ये हमारे पास V1 यानी कि Q V1, ठीक है। और इस तरह से बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ बना दी है कि हमारे पास ये डेल्टा V है और ये हमारे पास V2 है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने V की जो हमारे पास परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि मैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाती हूँ, AB लाइन मेरे पास स्टूडेंट्स की बन गई AB, ठीक है। AB लाइन है, और इसी तरह मैंने AC लाइन बना रही हूँ V2 के परपेंडिकुलर मैंने एक ही लाइन, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये वाला एंगल जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास V2 एंगल है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ ताकि जो है हमारे पास ये चीज़ यहाँ हमें डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तो हमारे पास P है, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ मेरे पास जो यहाँ भी पॉइंट यानी कि A पॉइंट और P पॉइंट को मैंने बेसिकली एक जगह पे कंबाइन कर लिया, तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, वर्टिकल एंगल्स बन जाएंगे, यानी कि ये भी, ठीक है। अब ये मेरे पास पॉइंट A, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ मेरे पास जो ये मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दिया यहाँ, और अब मैं अगर इसको इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ, यानी कि ये मेरे पास AC लाइन है और ये मेरे पास CB, ठीक है। अब ये मेरे पास पॉइंट A है और ये मेरे पास पॉइंट A है स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास यहाँ भी पॉइंट यानी कि A पॉइंट और P पॉइंट को मैंने बेसिकली एक जगह पे कंबाइन कर लिया। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, वर्टिकल एंगल्स बन जाएंगे, यानी कि ये भी थीटा एंगल हो जाएगा और ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। जिससे मुझे पता चलता है कि इन दोनों एंगल्स के जो मतलब ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ मैं अगर लिखूं कि मेरे पास एंगल जो है RPQ एंगल जो है वो मेरे पास बराबर आया है किस एंगल के, एंगल BAC के, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो है ये बराबर आए हैं, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ थीटा एंगल्स, ठीक है। अब हम क्योंकि ये जानते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली जो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल थी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी दो साइड जो है वो बराबर होती है। ये भी हमारे पास जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है, क्योंकि इन दोनों की मैंने आपको जिस इनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर है। इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो ट्राइंगल है PQR ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR के कब बराबर होगी कि अगर उनके दरमियान के जो यानी कि दो साइड्स जो कि सिमिलर साइड्स हैं हमारे पास, यानी कि V1 साइड और V2 साइड के दरमियान वाला एंगल, और इसी तरह AB साइड और AC साइड के दरमियान वाला एंगल जो है वो बराबर हो, और से ये सिमिलर हो गया। और अब ये इससे हम ये प्रूफ कर लिया हमने कि ये हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये हमारे पास एक मैथ्स का रूल था जो हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब जब ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये स्टूडेंट्स हमारे इज इक्वल टू निकल आई हैं, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इनकी जो दो रेशोज होंगी, यानी कि इनकी दो साइड्स की जो रेशोज होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। और उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ कि डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि डेल्टा V डिवाइडेड बाय V मैंने लिखा है, और इज इक्वल्स टू BC यानी कि BC साइड डिवाइडेड बाय R, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ये क्या किया है कि मेरे पास डेल्टा V यानी कि दो साइड्स की रेशो ले लिया, एक डेल्टा V डिवाइड बाय V, यहाँ मैं V1 भी लिख सकती थी क्योंकि V1 V2 के बराबर है और उसको मैंने V से डिनोट कर दिया है, तो मैंने डेल्टा V डिवाइड बाय V लिखा है और BC डिवाइडेड बाय R लिखा है, ठीक है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैंने रेशो जो है दो साइड्स की देखी है और वो मेरे पास बराबर होगी, क्योंकि ये मैंने आपको देखा है
वो ट्राइंगल जो है वो इक्वल है। अब अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो बी सी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, यानी कि ये जो बी सी लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी सी कर्व के बराबर है। क्योंकि ये मैंने आपको देखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, कि हमारे पास जो सर्कल है उसका तो आर्क लेंथ है, एक आर्क लेंथ है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि रेड लाइन से शो किया गया, और एक आर्क लेंथ है जो कि ग्रीन लाइन से शो कर दिया मैंने आप। ठीक है, अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं कि अगर हम जिस टाइम के लिए नोट कर रहे हैं, यानी कि जिस टाइम के लिए हम ये नोट कर रहे हैं कि पार्टिकल या फिर कोई बॉडी जो है वो बी से सी तक पहुंच रही है, वो अप्रोचेस टू जीरो कर जाए, यानी कि वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो उनकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि बीसी जो है, बीसी को मैं एस से डिनोट कर देती हूँ। एस जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब इधर से स्टूडेंट्स हम डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से ही। डेल्टा वी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है, डेल्टा वी, इसको अगर मैं यहाँ मैं इसको जो है साइड पे करके लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ डेल्टा वी जो है, ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाए। डेल्टा वी जो है वो हमारे पास के पर आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ वी को उधर जाके तो एस डिवाइडेड बाय आर इंटू वी, यानी कि डेल्टा वी की मेरे पास ये वैल्यू निकली है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने ये बात की थी कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, यानी कि इस तरह से उसकी मोशन थी और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने अलोंग द टेंजेंट देखी करती है। ठीक है, अब अगर हम पास क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, जो कि हमने कहा था कि हमारे पास उसके पास जो एक्सेलरेशन निकलती है स्टूडेंट्स वो a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी निकलती है। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी निकलती है और यहाँ अगर हम देखें कि हमारे पास जो यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की, अगर मैं ये एक्सेलरेशन में पुट कर दूं और ये मेरे पास वो एक्सेलरेशन है जो कि इस बॉडी के पास है, जो कि एक सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रही है, एस डिवाइडेड बाय आर इंटू वी आ जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाता है हमारे पास, यानी कि ये मैंने डेल्टा वी की वैल्यू जो है जस्ट इसमें पुट कर दी है। मतलब कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि S इज इक्वल टू हमारे पास वी टी का रिलेशन होता है V इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब हमारे पास कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी v है और उसने कोई टाइम मतलब कि जिस तरह से हम कहते हैं कि v जो है वो s डिवाइडेड बाय t होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल, यानी कि जिस तरह से यहाँ से हमने देखा था कि वो b से c पॉइंट तक जो पहुंची थी, ठीक है, b से c पॉइंट तक पहुंची थी, तो हमने ये कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है वो s के बराबर आता है, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो आंसर बनता है स्टूडेंट्स वो क्या बनता है हमारे पास, a इज इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दिया है, v डेल्टा t डिवाइडेड बाय r इंटू v और डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, यानी कि जस्ट मैंने s की वैल्यू में s की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और बाकी सब चीजें वही हैं। अब डेल्टा t से डेल्टा t हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r है। बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, यानी कि उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो वहाँ पर एक्सेलरेशन कराएगा और वो डिपेंडेंट किस पे, वी स्क्वायर, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर आ गया। और इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास किसी एक पॉइंट पे होती है, यानी कि अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किसी दो पॉइंट्स के दरमियान, जिस तरह से अगर हम देखें कि A से B तक मैंने शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट किया, तो इस वजह से मैंने उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दिया। अब इसकी डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो हम एक पुल लगाते हैं, यानी कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, तो वो पुल जो है वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, जो कि सेंटीमीटर फोर्स कहलाती है। यानी कि अगर कोई बॉडी जिसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर ऑफ द सर्कल के अलोंग होगी, यानी कि उसकी जैसा से यहाँ मैंने डिनोट किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम उस सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स भी तो उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है फोर्स भी होगी। तो फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू ma का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, जो कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मालूम होता है, क्योंकि अब इस केस में जो फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स है और एक्सेलरेशन जो होगी वो भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी, तो मैं एक्सेलरेशन की जगह AC लिख दूंगी, यानी कि A की जगह मैंने AC लिख दिया, और अगर मैं AC आ रही है और इसकी
करूँ तो मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जिसका mv² डिवाइडेड बाय r है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, सॉरी सेंटीपिटल फोर्स का, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो mv² डिवाइडेड बाय r आई है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो सिमिलर होगी डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन के, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की भी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। ठीक, और इसको यानी कि इसके फोर्स के जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी के स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द सर्कल है। यानी कि अगर हम देखें कि एक मेरे पास सर्कल है, उसके ऊपर जो सेंटीमीटर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो वो एक तो वो कि आप उसको किस वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी कितनी है, किस वेलोसिटी से आप उसको जो है वो मूव करा रहे हैं, और दूसरा ये कि उसका मास कितना है, उस बॉडी का मास कितना है, और फिर उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, यानी कि r डिस्टेंस उसका कितना बनेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं जिन पे इसकी डिपेंडेंस आ रही है। अगर हम देखें कि अगर मेरे पास जो है वो एक स्मॉल बॉडी है और उसके वो आपके ऊपर कम एग्जर्ट हो रही होगी क्योंकि उसका क्योंकि वो इन्वर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है, यानी कि वो इन्वर्स से रिलेटेड टू r है, और सेंटीमीटर फोर्स को जो कि हमारे पास m है। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हम इसको एंगुलर टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन जो कि हमने पढ़ा है v इज टू r ओमेगा, इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं करके आप इसको एंगुलर वेलोसिटीज की टर्म में भी ले सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स को, जो कि हमारे पास आ जाएगी Fc इज इक्वल टू m, v की जगह आपने r² ओमेगा² पुट कर देना है और डिवाइडेड बाय r आ जाएगा, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास r से कैंसिल हो जाएगा और mr ओमेगा², यानी कि Fc की वैल्यू जो है वो mr ओमेगा² है। यानी कि अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आपको नोन है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लीनियर वेलोसिटी नोन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूला जो है वो हमारे पास जो है सिमिलर है, यानी कि यूनिट जो है वो फोर्स के हमारे पास न्यूटन ही रहेंगे, और सेंटीमीटर फोर्स के भी हमारे पास वही यूनिट्स हैं।